गरजी माया बरसी माया कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज माया के पार, देखिए माया की ललकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती आज अपने पूरे मायावी अंदाज में नजर आई, पूरी रॉ में दिखी। 7 महीने बाद पहली दफे जब वो शक्ति प्रदर्शन के लिए लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में आई तो हौसले बेहद बुलंद थे और तरकश में तरह तरह के बाण थे। मंच अपना था, लोगों की अपार भीड़ अपनी थी, तो मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने सभी विरोधियों पर नाम ले लेकर हल्ला बोला। मुलायम सिंह एंड पार्टी को चरवाहा करार देते हुए उन्होंने ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर उनकी सरकार वापस आई तो सपा सरकार में मौजूद लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो अधिकारी, जो अफसर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मायावती का मायावी पैंतरा। गरजी माया बरसी माया कसी सियासी तान, नहीं बख्शेंगे उनको जो चरवाहों से बने निजाम। माया के तंज माया के पार, देखिए माया की ललकार। इसके अलावा केंद्र सरकार को भी पानी पी पी कर कोसा मायावती ने। एफडीआई का मुद्दा हो, एलपीजी सिलेंडर्स की राशनिंग का मुद्दा हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र हो, हर किसी के ऊपर एक एक करके मायावती ने सरकार को घेरा। हालांकि गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य का मायावती ने नाम नहीं लिया। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे कुछ देर बाद। फोन पर हमारे साथ होंगे शिव प्रताप यादव जी, आप वन्य जीव मंत्री हैं। कमाल अख्तर साहब, आप भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में। आप सभी लोगों से एक एक करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जी। तो 7 महीने बाद जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो अच्छे अच्छों के कान खड़े हो गए। मायावती ने समाजवादी पार्टी और उनकी सरकार की जमकर लानत मलानत की। सबक सिखाऊंगी। बाप से बड़ा घोषणाबाज है अखिलेश। सपा के बहकावे में आए अधिकारियों की खैर नहीं। गैस सिलेंडरों की राशनिंग मंजूर नहीं। केंद्र की एफडीआई नीति का विरोध करेंगे। मनमोहन सरकार उल्टे फैसले ले रही है। देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। सत्ता सुख से हाथ धोने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। रमाबाई मैदान में बसपा के लाखों समर्थकों ने इस दौरान अपनी मसीहा की बातों पर जमकर तालियां बजाई। मायावती ने काशीराम की पुण्यतिथि पर घोषित छुट्टी को रद्द किए जाने के फैसले को आड़े हाथ लिया, तो वहीं इसे राष्ट्रीय शोक न मनाने के फैसले पर केंद्र पर भी हमला बोला। श्री काशीराम जी के मान सम्मान को लेकर खास तौर से कांग्रेस पार्टी की इस बात के लिए काफी कड़े शब्दों में निंदा करती हूं कि इस पार्टी ने इनके देहांत होने पर एक दिन के लिए भी पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने नौजवान मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि प्रदेश क्राइम प्रदेश बन गया है। चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरण, लूटमार, बलात्कार व भारी तादाद में हो रही निर्दोष लोगों की हत्याएं आदि की भी ये सभी वारदातें पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। अब ये उत्तर प्रदेश वर्तमान सपा सरकार में पूरे तौर से क्राइम प्रदेश बन गया है। करीब 2 घंटे की रैली में मायावती ने सपा सरकार को पानी पी पी कर कोसा और अखिलेश सरकार को गुंडा राज करार दिया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर ऐसे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों का राज चल रहा है। वो यही नहीं रुकी, मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं और वो अपने पिता मुलायम सिंह से भी आगे निकल गए हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री
अपने बाप श्री मुलायम सिंह यादव से भी अभी तक कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। मायावती ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधकर फिर से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है, ताकि अगर लोकसभा चुनाव समय से पहले हो तो उनके कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनावों की तैयारियों में लग जाएं। आलोक पांडे और अमितेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ समाचार प्लस। तो साहब, मैडम माया का गुस्सा सिर्फ समाजवादी पार्टी तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भी लगे हाथों खरी खोटी सुना डाली। माया जब अपनी रौ में होती हैं, तो क्या सपा, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस किसी को भी नहीं बख्शती। कुछ ऐसी ही रौ में थी मायावती, लिहाजा एफडीआई समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार को जमकर खरी खोटी सुना दी। मनमोहन सरकार पर उल्टे पुल्टे फैसले लेने का आरोप लगाते हुए माया ये धौंस जमाने से भी बाज नहीं आई कि उनके समर्थन की बदौलत ही केंद्र की यूपीए सरकार टिकी हुई है। इन सब मामलों में इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट देखे बिना ही फिलहाल आज की वर्तमान स्थिति में हमारी पार्टी एफडीआई की नीति का समर्थन नहीं करेगी। फिर क्या था, माया का इतना कहना ही था कि उधर कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गई। माया को ललकारते हुए कांग्रेस ने दो टूक कह दिया कि अगर इतनी ही समस्या है तो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेती। इन रिटेल के सवाल पे मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके सवाल हमारे से निश्चित तौर से भिन्न हैं और उन्होंने कहा है कि एफडीआई रिटेल का हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए समर्थन जारी रखेंगे। और मायावती जी ने भी आज रैली में कहा है कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने समर्थन पे फिर हम विचार करेंगे। लेकिन सियासत की पक्की गोटियां खेलने वाली मायावती ने रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए समर्थन वापसी का फैसला कार्यकारिणी की बैठक के बहाने टाल दिया। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी को मजबूर होकर देश व जनहित में कल 10 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलानी पड़ी है और इस बैठक में खास तौर से इस बात के लिए पुनर्विचार किया जाएगा कि अब हमें केंद्र की यूपीए सरकार को आगे के लिए अपनी पार्टी का समर्थन जारी रखना है या नहीं रखना। उधर यूपी के कथित गुंडा राज के लिए बीजेपी के सिर ठीकरा फोड़ते हुए माया ने आरोप लगाया कि बीजेपी की साठगांठ के चलते ही उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनी। आपस में मिलकर हमारी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी सभी कमजोर सीटों पर अपना बेस वोट योजनाबद्ध तरीके से एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया था। माया के आरोपों से बौखलाए उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने माया को समझाते हुए कहा कि जनता कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसे ट्रांसफर किया जा सके। ये पूरा कुचक्र जो है वो जनता को गुमराह करने के लिए और ये केंद्र का कारण केंद्र की सरकार के साथ समर्थन देने के लिए है। एफडीआई महंगाई के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा बराबर की दोषी है। जनता 2014 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। बहरहाल माया ने अपनी भड़ास तो निकाल ली है। अब देखना लाजमी होगा कि 10 अक्टूबर को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में वो क्या फैसला लेती हैं। अशोक तिवारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। श्री अखिलेश प्रताप सिंह साहब हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं दिल्ली स्टूडियोज में। अमिताभ जी, मायावती का जो पूरा भाषण रहा, इस पूरे भाषण में तकरीबन 160 से 170 पॉइंट्स जो मैंने लिखे, वो ऐसे पॉइंट्स हैं अमिताभ जी जिन पे अगर मैं 20 पॉइंट छांटूं तो चर्चा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट केंद्र सरकार को समर्थन देना, लेना, नहीं लेना, एफडीआई, एलपीजी, ये मुद्दा नहीं है। दरअसल मुद्दा यह है, एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी नाम का एक फ्रेज आपने पिछले हफ्ते इजाद किया। यह मुद्दा वो है।
मायावती कहती हैं कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी उसमें पुलिस भर्ती घोटाला समेत तमाम दूसरे घोटाले हुए। उसके बाद जब बसपा की सरकार बनी तब हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की बल्कि अधिकारियों को नापा। और अब सपा की जो सरकार है ये बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे कर रही है। इस बयान का मतलब मुझे समझ नहीं आया। देखिए, मायावती ने आज दोनों स्तरों पर चेतावनी देने की कोशिश की। अगर मैं बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखूं तो आज मंगलवार का दिन मायावती के लिए खुशी और गम दोनों लेके आया। दोपहर तक वो आसमान में थी, एक बहुत बड़ा सफल शक्ति प्रदर्शन करके चुकी थी, बोली भी खूब देर तक। मुझे याद नहीं आता कि मैंने मायावती को कभी इतना लंबा भाषण देते सुना हो इतने वर्षों में। 80 के दशक से लेके आज तक। लेकिन दोपहर ढलते ढलते सुप्रीम कोर्ट से जो स्थिति बनी उससे उनको पॉलिटिकल मुश्किलें पैदा हो गई। ठीक बात है। एक तो वो मनमोहन सिंह की सरकार को ये बताना चाहती थी आज की रैली से कि इस भ्रम में मत रहिए कि केवल मुलायम सिंह आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ठीक है। हम भी समर्थन दे रहे हैं और हमारा भी मान सम्मान हित जो भी सुरक्षा कवच है वो हमारे लिए सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है। जितना अदब आप मुलायम सिंह का कर रहे हैं उतना ही अदब हमारा करिए अगर सरकार चलानी है तो, नहीं तो कल हमने बैठक बुलाई है। अब इस बात को तो हर कांग्रेसी जानता है, अखिलेश जी से लेके और सोनिया गांधी तक, कि मायावती जी की पार्टी में बैठक का कोई अर्थ नहीं होता। समाजवादी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, अकाली दल हो गए, शिवसेना हो गए, इनमें कोई कार्यकारिणी का बैठक का कोई अर्थ थोड़ी ना है। ठीक है। इनमें तो नेता फैसला लेता है, बाकी इंडोर्समेंट है। ठीक है। तो एक तो वो मनमोहन सिंह की सरकार को यानी कांग्रेस को मैसेज दे रही थी मायावती, और दूसरा मैसेज वो मुलायम सिंह की सरकार को दे रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार को दे रही थी कि आप मायावती को चुका हुआ फोर्स मत मानिए। उत्तर प्रदेश में 3% वोट से हम पिछड़े विधानसभा में और आप सरकार में आए, लेकिन हमारा जनाधार अभी वहीं की वहीं खड़ा है। इसको आप देखिए आज लखनऊ में। तो मायावती मतलब 80 के दशक से जब से काशीराम ने रैली का सिलसिला शुरू किया, मेरे ख्याल से 85-86 में पहली रैली शायद इन्होंने लखनऊ में की थी, तब से लेके आज तक अतुल रैली करने में ये मैचलेस है। नहीं, वो बात ठीक है। कोई भी इतनी भीड़ जुटाना, जब आपकी विरोधी पार्टी सरकार में हो, तो मायावती ने समाजवादी पार्टी को समझाने की कोशिश की कि बाबुओं तक रहोगे तो ठीक है, अगर नेताओं के गिरेबान में हाथ डालोगे तो ध्यान रखिए अदला बदली होगी। नहीं, उन्होंने इस बात को कई बार कहा। सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि जनता चाहे जितना चिल्लाती रहे, लेकिन अगर हर राजनीतिक दल में जो ऊपर बैठे, सबसे ऊपर बैठे जो नेता हैं, जो नंबर 2, 3, 4, 5, 8 जो नेता हैं, ये कितना भी घोटाला करें, इन घोटालों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा दल पहले दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, पहला दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। वही बात मैं कहूं, इस अघोषित समझौते में सबने दस्तखत किए। हाँ, सबने दस्तखत किए, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा। हाँ। अमरिंदर सिंह सरकार में रहते हैं तो सुखबीर बादल और बड़े बादल के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होता, वो जेल ले जाते। ठीक है। बादल साहब आते हैं सरकार में तो वही पॉलिटिकल इम्यूनिटी अमरिंदर सिंह को मिलती है। ठीक बात है। प्यादे मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि राजा मारा जाए दूसरे खेमे का। एक चीज, पुरु और सिकंदर का जो प्रसिद्ध डायलॉग था ना कि भाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तुम पराजित हो, तो उसने कहा एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा करता है। तो भारत के राजनेताओं ने सिद्धांत को कवच बना लिया। हाँ। आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने धुर विरोधी दल सत्ता में रहे अदला बदली करके, लेकिन क्या यादव परिवार के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई जब मायावती सरकार में थी? नहीं। और मैं मानता हूं कि मायावती और उनके परिवार को कोई दिक्कत इस सरकार में भी नहीं आनी। प्यादे नापे जा सकते हैं, प्यादे जेल जा सकते हैं, एसआईबी और नाना प्रकार की जांचें हो सकती हैं, लेकिन मायावती को कोई ऐसा खतरा हो, ये अघोषित समझौता मुझे लगता है देश भर में चल रहा है। और इसकी एक बड़ी नजीर मैं आपको बता दूं, जी अखिलेश जी के लिए उपयोगी होगी। मुझे हरकिशन सिंह सुरजीत ने बताया था, किसी छोटे आदमी ने नहीं, जिसलिए ये भी नहीं हो कि अरे भाई वो क्या जाने। ठीक है। सुरजीत ने मुझसे कहा कि जब पहली बार सरकार बनी तो वो सोनिया जी के पास गए और पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के एक सदस्य के खिलाफ वो प्रकाश और वर्धन
इन लोगों ने कुछ कागजात सौंपे और कहा इनके खिलाफ सीबीआई जांच कराइए। सुरजीत जी ने जो मुझे कहा, उनके शब्दों को मैं उद्धृत करता हूं, उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि इनको छोड़ के और कुछ बताइए, वाजपेयी परिवार पर कार्रवाई नहीं। ये पॉलिटिकल इम्यूनिटी है ऊपर के स्तर पर। जी। अब जनता मुगालते में रहे तो इसका क्या किया जाए? जी, जनता मुगालते में रहे, और यही शायद एक आदर्श सिचुएशन भी है नेताओं के लिए कि जनता मुगालते में रहे, ताकि वो जनता के उस मुगालते का फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, जैसा आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक के बाद एक तमाम सारी बातें कही। अखिलेश जी जी सहमत हैं? नहीं, किस बात से? इसी बात से कि राजनेता खास तौर पॉलिटिकल पे इम्यूनिटी। जी, राजनेता खास तौर पे चाहता है कि जनता मुगालते में रहे। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है सारे दलों के बड़े नेताओं के बीच में कि भैया ना तुम हमारी खुजली खुजाओ, ना मैं तुम्हारा कोड़ खुजाऊं, दोनों आपस में रहो, आराम से रहो, जो हो रहा है होने दो। नहीं है। देखिए है क्या कि जो रीजनल पार्टियां खासतौर से यूपी में है, सपा बसपा, इनका अपना अपना एक जो इलेक्टोरेट है, हाँ। वो एक दूसरे के इलेक्टोरेट से काफी द्वेष भावना रखती हैं, हाँ। और उनको इंटैक्ट रखने के लिए हाँ। हर एक दूसरे के ऊपर काफी कटु भाषा, कटु शब्दों और काफी सख्त लहजे और व्यवहार का सत्ता माने के बाद प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन कार्रवाई में क्योंकि वो दिखाई जब नहीं पड़ता। सवाल तो यही है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो जितने भी आज कार्रवाइयां जांच की दे रहे हैं मुलायम सिंह जी, मायावती जी के रिजीम में ही लोकायुक्त ने इन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां सुनिश्चित की थी, और इनके मुख्यमंत्री काल में ही सैंक्शन किए थे कि इन मंत्रियों पे आरोप ये बनते हैं। अब ये बात दूसरी है कि इनके कार्यकाल में वो वही भी लोकायुक्त हैं, और वो जो पेंडिंग पड़ी हुई थी उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। हाँ। तो सिर्फ ये कह देना कि ऐसा नहीं है, और मायावती जी के ऊपर भी मुकदमे हैं, मुलायम सिंह जी के जी ऊपर हैं, और एक दूसरे पे दोनों लोगों ने भी मदद की थी दोनों लोगों के मुकदमों में, ये भी दोनों लोगों के रिजीम में चले हैं बातें। तो ये जो धारणा है कि ऊपर ऊपर नेता मिल गए या एक दूसरे को छोड़ देते हैं, जनता जाए, जो आपने जुमला इस्तेमाल किया भूल गए, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए इसी यूपी में देखिए, जो चूंकि रिवेंज की पॉलिटिक्स यहाँ पे अपने इलेक्टोरेट को कंसंट्रेट करने के लिए ज्यादा वो हो रही है, कारगर हो रही है। अखिलेश जी, इसलिए तमिलनाडु के अलावा वाचिक तौर पर पराक्रम है अतुल जी। वो शब्दों में, जैसे मैं उदाहरण दूं, अभी नितिन गडकरी के को लेके उस आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो कोटेशन दिया वो क्या था? हाँ। कि भाई गडकरी साहब ने मुझसे कहा कि हमारे और पवार पार्टी अलग अलग है लेकिन रिश्ते अलग है, व्यावसायिक रिश्ते हैं, उनको हम खराब नहीं करेंगे। ये है कांग्रेस भाजपा। हाँ। बयान दूसरे के खिलाफ तो देंगे, हाँ। बयान तो ये देंगे कि भाजपा कम्युनल पार्टी है, हम इसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे, ठीक है। और भाजपा कहेगी कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे, मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्ट है। लेकिन शरद पवार और गडकरी के बीच में अगर व्यावसायिक रिश्ता हो जाए तो हो जाता है ना। और अखिलेश जी, इस देश में तमिलनाडु के अलावा ऐसा मैंने कम से कम कभी नहीं देखा जब किसी पार्टी के दो अलग अलग पार्टियों के दो अलग अलग नेताओं ने एक दूसरे को जेल भिजवाने का काम किया हो। करुणानिधि साहब को अम्मा ने रात में 2 बजे किस बेकदरी से घर से उठाया था, और करुणानिधि ने अम्मा को किस बेकदरी से जेल भेजा था। इसके अलावा भारतीय राजनीति में कोई और उदाहरण मुझे याद नहीं है। नहीं, अभी देखिए कुछ दिनों पहले पंजाब में भी हुआ था, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर भी मुकदमे लगाने की कोशिश की गई। नहीं, मुकदमे लगाना और रात के उनको उठा के जेल में ठूस देना। ये जो प्रक्रियाएं हैं, अदालती प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत ही हो सकती हैं। दूसरा, इसका अगर आपके पास मजबूत कोई आधार या साक्ष्य इस टाइप की चीजें नहीं है तो वो रिवर्स पड़ती हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज पे कि आप अगर द्वेष भावना से करेंगे तो। लेकिन कुल लब्बे लबाब यही है कि ओछी राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हम पॉलिटिशियनों की आज इमेज खराब होती जा रही है। जो भी है, निष्पक्ष भाव से या समभाव से अगर राजनीतिक दल कार्रवाई करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों में भी बहुत वजनी तरीके से किसी को धोया जा सकता है या किसी की निंदा की जा सकती है। लेकिन भाषा अगर सब है और दरअसल नेताओं को अमिताभ जी से करने लेने की जरूरत है। अतुल, मैं एक अखिलेश भाई के लिए एक शब्द, एक वाक्य बताता हूं। बहुत वक्त नहीं गुजरा, विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल जी ने एक जनसभा में कहा कि बीते समय में उत्तर प्रदेश में लुटेरे
और गुंडों की सरकार रही। लुटेरा बसपा को बताया हाथी पैसा खाता है और गुंडा बताया मुलायम सिंह जी की पार्टी को। अगर ये परसेप्शन है कांग्रेस का तो इसमें दो बातें मेरी आपत्ति की हैं। एक, भाषा का संयम आपत्तिजनक वो प्रसंग, और दूसरा, अगर ये परसेप्शन है हुकूमत हिंदुस्तान का, जो भारत की सरकार चला रही जो पार्टी जिसकी लीडरशिप में, तो फिर इन नेताओं के विरुद्ध केंद्र ने क्या इनिशिएटिव लिया? ये दोनों नेता तो सोनिया जी की टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। ये अगर ये गुंडे और लुटेरे हैं तो कम से कम कांग्रेस तो इनसे दूर रहे। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, तो क्या आप इससे ना इत्तेफाक रखते हैं कि ये दलों के ये गुण नहीं है क्या, या कौन इससे ना इत्तेफाक रखता है? जो इस तब दल भी का सरकार होगा, वही बचाने कहेगा। के लिए सरकार बचाने के लिए उसूलों से समझौता क्यों कर रहे हैं आप आप लोग? अपने साथ मेज पर खाना नहीं खिलाइए ना। एक मिनट। जी, देखिए, हम जब चुनाव में जाएंगे तो अगले के बारे में बताएंगे, वो मेरे बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले साथ रहेंगे, लेकिन उसके पहले साथ रहेंगे, हनीमून मनाएंगे। सुन, नहीं, जब बात तो बोलने दे मुझे। लेकिन जब जनता ने उन्हें चुन दिया तो उसके बाद जो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी संभव चीजें होती हैं लोकतंत्र में जी, उससे उनको आप कैसे अछूत मान सकते हैं? अच्छा ये बताइए अब अखिलेश जी, अगर अमिताभ जी, अखिलेश जी मुझे ये बताइए, जिस वक्त माननीय राहुल गांधी जी ने ये गुंडे और लुटेरों वाला बयान दिया, क्या उस वक्त माननीय मुलायम सिंह जी संसद सदस्य नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी के उस वक्त भी 21-22 सांसद नहीं थे? वो भी तो चुने हुए लोग थे। माननीय राहुल गांधी जी ने मुलायम सिंह जी का नाम लेकर ये बोला, मायावती जी का नाम लेकर ये बोला, वो भी तो चुने हुए थे दोनों लोग। हो गया, मैं बोलूं ना जी, जब ये बात बोली थी तब भी मुलायम सिंह जी का समर्थन हमारी केंद्र की सरकार को था। और मैंने कहा ना, जब चुनाव में हम जाएंगे तो हम एक दूसरे के प्रवृत्ति के बारे में, एक दूसरे के आइडियोलॉजी के बारे में, लेकिन उसके पहले हनीमून मनाएंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। राजेश त्रिपाठी जी, एक राजेश त्रिपाठी के पास जाने से पहले एक बात छोटी से कहूंगा जी। सिनेमा की शूटिंग जिन मित्रों ने देखी हो, हमारे दर्शकों में ने उनको याद होगा कि जब हीरो विलेन को मारता है तो बड़ी ताली बजती हॉल में। शूटिंग देखिए तो पता लगता है हीरो और विलेन दोनों एक ही सिगरेट से सुट्टा लगा रहे हैं गले में वहां डाल के। जनता सोचती है ये देखो कितना बढ़िया नायक है जिसने पीटा गुंडे को। राजेश त्रिपाठी जी, बहन कुमारी मायावती जी ने आज बोला, बहुत बोला, 170-175 पॉइंट्स ऐसे रहे जो पूरा भाषण सुन के मैं उसको नोट कर पाया। उसमें सबसे चौंकाने वाली चीज जो मुझे लगी वो ये लगी कि मायावती जी ने मुलायम सिंह जी के शासनकाल की याद दिलाते हुए ये कहा कि साहब पुलिस भर्ती घोटाला समेत कई सारे घोटाले माननीय मुलायम सिंह जी की पूर्ववर्ती सरकार में हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मेरी सरकार के दौरान मैंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन मौजूदा सपा सरकार बसपा के बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश रच रही है। अगर दोबारा मेरी सरकार आई तो मैं एक एक करके बताऊंगी। इस पूरे कथन का मतलब क्या? देखिए, ये बात स्पष्ट है। हमारी नेता ने आज इस बात को अपने भाषण में कहा भी कि वे देश की भावना से कभी कोई किसी पे हमला नहीं करती और न तो देश की भावना से किसी को फंसाने या बचाने की बात करती हैं। हाँ। उनका इशारा इसी बात पर था। याद करिए कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और जब उनपे जान पे हमले हुए थे, उसके बाद भी या जिस तरह से खाद्य घोटाला हुआ या पुलिस घोटाला हुआ, वो यही कह रही हैं कि राजनीतिक जो नैतिकता है कि आप देश की भावना से काम न करो। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि अगर मेरा कोई मंत्री, मेरा कोई अधिकारी अगर आपको दोषी पाया जाता है उसकी जांच करिए, उसको गलत अगर वो पाया जाता है तो आप उसको सजा दीजिए। मगर जानबूझ करके अगर आप देश की भावना से राजनीतिक स्टंट के तहत या केवल किसी को दलित करने के उद्देश्य से अगर आप उसको जो है वो सजा देते हैं या उसको फांसने की कोशिश करते हैं तो वो उसका कड़ा प्रतिकार करेंगे। मंच से चुनौती देना, अधिकारियों को ये कहना कि जो करना है कर लो, जब मेरी सरकार आएगी तब एक एक करके सबको देख लूंगी। क्या ये राजनीतिक तौर पर, सुनिए, क्या ये राजनीतिक तौर पर एक विषमताओं से भरा उदाहरण पेश नहीं करता कि अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाल दो कि आप मशीनरी चलने ही ना दीजिए? नहीं, वो आपके शब्दों में वो धमकी शब्द हो सकता है, हमारे शब्दों में वो राजनीतिक चेतावनी थी। अच्छा, आप अगर किसी को दोषी पाते हैं तो बिल्कुल उसे सजा दीजिए। वो कह रही है मैंने स्वयं भी सजा दिया है, आप भी दीजिए। मगर राजनीतिक द्वेष के तहत अगर आप जानबूझ करके किसी को किसी मामले में लपेटने की कोशिश करते हैं या धनुगाही की बात करते हैं
या किसी को मटियामेट करने के लिए इसलिए करते हैं कि इसको फांस दो, इसका क्रेडिट खराब कर दो, इसका मैसेज खराब चला जाए। अगर ये करते हैं आप तो करते ही वो ये अनुचित होगा, और जब उनकी बारी आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो जानबूझ करके किसी को फंसाने की साजिश रखते हैं, जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं, तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि ये चेतावनी तो दी जा सकती है। जी, भाषाई स्तरहीनता की जहां तक बात है, आज मायावती जी ने उसका भी परिचय दिया कि वो भी भाषाई स्तर पर स्तरहीनता की शिकार हैं। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ घोषणाएं करते हैं, ठीक है, ये उनके व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आगे कहते हैं कि अपने बाप से आगे निकले, अपने बाप से आगे निकला अखिलेश, बाप से बड़ा घोषणाबाज है अखिलेश। मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर रहे उस पद को एक नौजवान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच से करना, क्या ये मायावती जी जैसी इतनी बड़ी नेता को शोभा देता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शब्द उन्होंने कहा। अभी आपने कहा कि कभी कोई किसी को गुंडा बनाता है, कभी किसी को कोई लुटेरा बनाता है, लेकिन ये जो शब्द है निश्चित रूप से कोई ऐसा वो असंसदीय शब्द नहीं है जिसको लेकर के इस विषय पे हम लोग बात करें। निश्चित रूप से वो उनके पिता हैं, और वो अपने उद्बोधन के रौ में जिस तरह से पूरे प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के जिम्मे छोड़ दिया गया है, जिस तरह से पूरा का पूरा न बिजली है, न पानी है, न सड़क पे कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, केवल पुरानी सरकार के जो है नाम बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। जो पुरानी सरकार ने, बीएसपी सरकार ने जो सड़कें बनवाई थी, उसके नामकरण के, उसके उद्घाटन के कार्य चल रहे हैं। राजनीतिक देश के तहत बीएसपी पे हमले किए जा रहे हैं, बीएसपी नेताओं को लपेटने की कोशिश की जा रही है। सारी बातें सही है माननीय त्रिपाठी जी, आपकी सारी बातें सही हैं आपके हिसाब से, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या राजनीतिक सम्मान का आदान प्रदान क्या आज उत्तर प्रदेश में मोहताज हो गया है नेताओं का? नेता नहीं मिल रहा है सामाजिक आदान प्रदान के लिए, नैतिक आदान प्रदान के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का शब्द है। बाप शब्द जो आपने कहा, कोई ऐसा असंसदीय शब्द नहीं है जिसको नहीं, असंसदीय मैंने कहा ही नहीं। बिल्कुल, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर सम्मान से पिताजी बोला जाता, हम बोलते हैं ना बहन कुमारी मायावती जी, हम बोलते हैं ना बहन कुमारी मायावती जी, इज्जत देते हैं ना, सम्मान देते हैं ना। अगर मैं भी खड़ी भाषा का इस्तेमाल करूं तो वो थोड़ा सा चुभता है, अपमानजनक सैद्धांतिक तौर पे ना हो लेकिन नैतिक तौर पे चुभता है। नहीं, एक तरफ वो एक मैसेज ये देना चाह रही हैं कि लगातार बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी बदले की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ न तो टिप्पणी कभी किया, ठीक है, इतने वर्षों में, न तो कभी उन्होंने कोई उन पे इस नाते कार्रवाई कर दिया कि इनको मटिया मेट कर दो या इनको मैसेज इनका क्रेडिट खराब कर दो। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं बूथ लेवल से लेके, गांव लेवल से लेकर के और थाने लेवल से लेकर के, ब्लॉक से लेके और प्रदेश स्तर तक जिस तरह से पिछले 6 महीने में प्रताड़ना की जा रही है, स्वाभाविक है कि अपने कार्यकर्ताओं के, अपने पदाधिकारियों के मान सम्मान और उनके ईगो को देखते हुए उन्होंने चेतावनी भर दिया है और ये कहा है कि केवल आप घोषणा करते जा रहे हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कल, अच्छा ये बता दीजिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत सारा हमने आपसे बुलवाया, मुझे बता दीजिए कि कल क्या होने वाला है? केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय नीतियों पर बहन कुमारी मायावती जी को पहली बार इतना मुखर होते मैंने देखा है। आर्थिक नीति हो, एग्जिम पॉलिसी की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की बात हो, विदेश नीति की बात हो, एलपीजी सब्सिडी की बात हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन की बात हो, एफडीआई की बात हो, किराने के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो, एनएचएआई की बात हो, इतने सारे राष्ट्रीय मुद्दों को मायावती जी ने आज उठाया, यानी कि साफ तौर पे वो अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही हैं। कोई दिक्कत नहीं। कल क्या होने वाला है? कल सरकार से समर्थन वापसी होगी या नहीं होगी? जी, आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तीसरे स्तर की पार्टी है। इसे राष्ट्रीय नेता कहने अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं उसको। बिल्कुल, तीसरे स्तर की। अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं उसको भाई, अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। अखिलेश जी क्षेत्रीय पार्टी कह रहे हैं, मगर उन्हें ये पता होना चाहिए, वो शायद पुरानी बातों कह रहे होंगे, उनको बहुत पहले वो चले गए होंगे, मगर निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय नेता तो है ही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि वो
इस समय वो नेशनल मुद्दों पे बोल रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब भी जब इस तरह की महंगाई या एफडीआई के इस तरह के मुद्दे आए थे तब भी हमेशा उन्होंने प्रतिकार किया था, विभिन्न पत्र लिखे कल थे। क्या होगा अब जहाँ तक कल का सवाल आपने कहा तो कल तो बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट रूप से 10 लाख की भीड़ में इस बात को कहा है कि कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। उस बैठक में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो चुन करके छन करके बातें आएंगी कल उसका निर्णय लिया जाएगा। तो ये तो कल तय होगा। जी अमिताभ जी, एक बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि मैं बाकी दलों के दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं जो किसी दूसरे का लिखा हुआ पढ़ूं। जो बातें मैं कह रही हूं अपने दिल से कह रही हूं, खुद लिखा है और इसीलिए पढ़ रही हूं। ये मैसेज पहली बार मैंने मायावती जी की जुबान से इस तरह का बात सुना है। 20 बरस में मैंने पहली बार मायावती जी को इस तरह की टिप्पणी करते सुना है। देखिए जी अमिताभ जी की बारी है। त्रिपाठी जी, अमिताभ जी की बारी है जी। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती आज चौतरफा हमले के मूड में थी और उसका सबसे बड़ा कारण तात्विक तौर पर इस पूरी रैली से भले ही कोई भारतीय राजनीति में भूकंप नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आज मुझे जो समझ आई पूरा इनका जो पूरा शो था उससे वो आया कि आज मायावती जी का जो कोर इंटेंशन था अतुल, वो ये था कि उनका जो काडर डिमोरलाइज हो गया, खासतौर पर पंचायत चुनाव में। उसके बाद नगर परिषद के चुनाव हुए, सिविक बॉडीज के, उनमें उनके पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और जिस ढंग से बसपा के लोगों को ऊपर हमले हुए, खासतौर पर जब मायावती की सरकार जा रही थी और अखिलेश की सरकार आ रही थी, वो जो ट्रांजिट फेज था उस दौरान जो हिंसा हुई तो काडर बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था, डिमोरलाइज था। मायावती आज इसलिए शाब्दिक तलवार लेकर मंच पर आई कि डरो मत, अभी मैं हूं जी, वो ये बताना चाह रही थी अपने काडर। जी वकार अहमद शाह साहब जुड़ गए हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री हैं। वकार अहमद शाह साहब, मायावती जी ने आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश जी के परिवार को, पूरी सरकार को, पूरी सपा को, अधिकारियों को, हर किसी को पानी पी पी कर जमकर कोसा है। एक से लेकर जेड तक हर किसी को एक ही डंडे से लठिया दिया है। आपकी अधिकृत प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है, मायावती जी का जो भी आज अप्रोच था उनकी बेचारगी, फ्रस्ट्रेशन और अपने फेलोर का प्रतीक था। उन्होंने वो बातें की जो सड़क छाप नेता भी करते में शर्माते हैं। इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ